इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इसलिए आज ब्राह्मण जो इस देश का हुक्मरान बना अंग्रेज जाने के बाद, उस हुक्मरान का जो हुक्मरान लोग थे, उस जाति नहीं, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, ये 4 वर्ण, ब्राह्मण का जो वर्ण है, उस वर्ण के लोग तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग उनसे दूसरे नंबर पर आगे बढ़े। आज 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसमें सहूलतें भी मिलने लगी। जो हैंडीकैप लोग थे वो प्रिविलेज्ड लोग हो गए संघर्ष के कारण। उस प्रिविलेज के कारण, चाहे वो प्रिविलेज पढ़ने लिखने का है या रिजर्वेशन का है, उसके कारण ये लोग 30 लाख से ज्यादा आज पढ़े लिखे कर्मचारी हैं और ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर अधिकारी हैं। तो आज नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मैं पूना में था तो मुझे ऐसा लगा, उस वक़्त ये लगभग 15 लाख इनकी संख्या होगी। उस वक़्त मुझे लगा कि ये लोगों को हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण समाज में ऐश तो पैदा हुआ है, स्ट्रेंथ तो पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। 15 लाख एजुकेटेड एम्प्लॉइज ये पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग है, इनके पास कुछ दिमाग है, इतना दिमाग है कि कुछ समझने लायक बने हैं, और उनमें से कुछ टीचर भी बने हैं, समझाने लायक भी बने हैं। इनके पास दिमाग है। और मैं जब कभी दिल्ली जाता था तो दिल्ली में मुझे 2 डायरेक्टर मिलते थे जो प्लानिंग कमीशन में शेड्यूल कास्ट के थे, डायरेक्टर थे प्लानिंग कमीशन में। तो उनसे मैं मिलकर सोचता था, और सोचते सोचते मैं उनसे कहने लगा कि भाई, आप लोगों के पास हुनर है, आप लोगों के पास बहुत डेटा है, बहुत हुनर है, और उस हुनर का इस्तेमाल करके आप देश के लिए प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन आप जिस समाज से पैदा हुए हैं और ऊपर उठे हैं, उस समाज के बारे में कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, इसलिए आप एक नौकर की हैसियत से देश भर के लिए प्लानिंग बनाने लायक हैं। इसका मतलब आप मर्सनरी हैं, पैसा लेकर प्लानिंग बनाने लायक हैं। लेकिन अगर मिशनरी भावना पैदा हो जाए आप लोगों में, तो मिशनरी बनकर आप लोग अपने समाज के लिए भी बढ़िया प्लानिंग बना सकते हैं। वैसे भी मैंने सोचा कि अगर पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बनता है तो इसका मतलब उसमें हुनर है एक जिले को संभालने के लिए। अगर कोई एसएसपी बनता है तो जिला भर में उसके पास हुनर है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। या कोई इंजीनियर है, उसके पास उस किस्म का हुनर है, कोई डॉक्टर है उस किस्म का है, प्लीडर है उस किस्म का है। इसलिए हमारे समाज में दिमाग, हुनर और इन सब लोगों को रेगुलर तनख्वाह मिलती है।
इसका मतलब पैसा भी है इनके पास। दिमाग, हुनर और पैसा, अगर ये बिखरा हुआ दिमाग, हुनर और पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीति जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती, नहीं हो सकती है। ये मैं महाराष्ट्र से सीखा, और सीखकर जब मैं उत्तर भारत में चला गया तो इसी तरह से मैं सोचता रहा। सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई दिमाग, हुनर और पैसा, ये तीनों तो इस समाज के पास है, लेकिन जो लोग दिमाग वाले हैं, हुनर वाले हैं, वो एंटी सोशल हैं। वो एंटी सोशल हैं। दिमाग वाले, हुनर वाले लोग राजनीति में भी हैं, और दिमाग वाले, हुनर वाले राजनीति में लोग जो हैं वो अपना दिमाग और हुनर का फायदा लेने के लिए वो दूसरे समाज के चमचे बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि उनका इतना दिमाग, इतना उनके पास हुनर नहीं है कि वो दूसरों के मुकाबले में खड़े हो सकें, कामयाब हो सकें। इसलिए वो चमचे बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जब दिमाग और हुनर वाले राजनीतिक लोग चमचे बन जाते हैं दूसरों के, तो जो दिमाग और हुनर वाले पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो भी अपने दिमाग और हुनर का फायदा अपने लिए लेना चाहते हैं। इसलिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। वो अपना हित सुरक्षित करने के लिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। जैसे लंबे अरसे तक आप लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर इनसे क्यों दुखी थे? आखिरी दिनों में वो कहते थे कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो सोचते थे कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन बाबा साहब के पीछे भी ये पड़े रहते थे कि बाबा साहब हमारा प्रमोशन, हमारा ट्रांसफर, हम इस पोस्ट पर चले गए हैं, लेकिन जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है। जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है, तो बाबा साहब भी चले रहते होंगे। मुझे दिल्ली में अभी कुछ जानकारी हुई है पुराने लोगों से कि बाबा साहब ज़्यादातर इन लोगों के लिए चले रहते, किसी न किसी मंत्री के पास, तो भाई इसका ये ट्रांसफ़र का देखें, थोड़ा इसका प्रमोशन का देखें। लेकिन बाबा साहब की तो कोई सरकार नहीं थी, उनके स्टेचर के हिसाब से कोई ओबलाइज कर देता था, लेकिन ज़्यादातर तो वो बाबा साहब से नफरत ही करते थे कि भाई अगर ये इसको किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा, अगर किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा तो शायद इससे पैसा लेता होगा। पैसा तो चाहिए था। अब मेरे पास भी बहुत से लोग आते रहते हैं, तो भाई हमारा प्रमोशन, हमारा प्रमोशन। अभी एक ओएनजीसी में डायरेक्टर था, वो उससे
बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। वैसे तो मुझे खुशी थी कि भाई हमारे लोग अभी बड़े अधिकारी बन रहे हैं, अच्छी बात है। जब हम रूलर बनेंगे वो हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन रूलर बनना भी तो मुश्किल हो जाता है। उनके सहयोग के बगैर रूलर बनना भी मुश्किल है। तो इस तरह से उत्तर भारत में मैंने, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि जितने अधिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के जो शेड्यूल्ड कास्ट के चमचे थे, उनके ये लोग चमचे थे, चमचों के चमचे ये लोग बने हुए थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कई बार मैंने देखा कि भाई एक आदमी, एक पढ़ा लिखा कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अभी भी चक्कर मार रहा है उल्लू सीधा करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, यार तू काफी देर से ये उल्लू को लेकर घूम रहा है, अभी तक सीधा नहीं हुआ? नहीं साहब, अभी तक सीधा नहीं हुआ। जब तक उल्लू सीधा नहीं होगा तब तक वो यानी चमचों के पास चक्कर मारता रहेगा। जो लोग राजनीतिक नेताओं को सहारा बनना चाहिए था, वो उनके लिए बोझ बन गए। पढ़े लिखे कर्मचारी और अधिकारी, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि भाई जो अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ये उसका धंधा है कि हमारा विरोध करे। बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया। तो भाई आगे कैसे बढ़ा जाए? महाराष्ट्र से मैं सीख के तो चला गया कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत किए बगैर राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक थे उन्होंने ऐलान कर दिया 1966 में पहली बार ऐलान किया बॉम्बे में इकट्ठे होकर कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो सकती नहीं। जो एक मामूली सी बात शुरू हुई थी, तो 1996 में मैंने देखा कि महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है। महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है और बनकर दक्षिण भारत में छा गई है। जहां जहां बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उन सब के ऊपर वो उसने घर कर लिया है। और वो लहर क्या थी? उस लहर का नाम क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो सकती नहीं। महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा चिल्लाने लगा, कामयाब हो सकती नहीं, हो सकती नहीं। ये आज एक लहर है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण भारत में जहां से संघर्ष शुरू हुआ, छुआछूत के खिलाफ संघर्ष हुआ, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, आरक्षण के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ सकें उसके लिए संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष की लहर बनी। लेकिन 1966 में तो काउंटर लहर शुरू हुई और आज वो टॉप में जा रही है। आज वो टॉप में जा रही है कि हो सकती नहीं। भाई बच्चा बच्चा महाराष्ट्र में चिल्लाता है कि हो सकती नहीं। और लकीली जहां कोई संघर्ष नहीं हुआ, जहां समाज के हित में कुछ भी नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में एक दूसरी लहर चल रही है।
उस लहर का नाम क्या है? हो शक्त है भाई, हो शक्त, हो शक्त है। अब हमने सोचा कि भाई हो शक्त तो हम कहते हैं, मैं कहता हूं, लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन इसको करके तो दिखाना चाहिए, इसको करके तो दिखाना चाहिए। जो मैं महाराष्ट्र में कहता था कि भाई हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा है, इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र में, जब मेरा लिंक था महाराष्ट्र से, काम तो मैं उत्तर भारत में करता था लेकिन महाराष्ट्र में आता जाता था, और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए मराठवाड़ा में, जहाँ उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। बाबा साहब के फॉलोअर्स ने कड़ा संघर्ष किया, इसलिए कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जब मैं देखता था कि क्या कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर आप लोग राजनीतिक सत्ता नहीं ले सकते हैं तो राजनीतिक क्लाउट भी अगर बना ले, अगर राजनीतिक एक शक्ति आपकी नजर आए, तभी ये काम बन सकेगा। लेकिन महाराष्ट्र में तो लोग ज्यादा होशियार थे, होशियारी दिखाते गए, लोगों को मरवाते गए। एक बार मैं नागपुर में इधर था, मेरा एक सेशन था हमारा, तो मैं नागपुर में था। जब वो इधर गोली चली तो 4-6 लोग मारे गए और काफ़ी लोग फट्टड़ हो गए। 6 दिसंबर को था शायद, हैं, बामसेफ का था शायद। तो उस वक़्त भी मैं सोच रहा था कि भाई ये लोग तो मारे जा रहे हैं, लोगों की भावना है, वो भावना के बस वो तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ बन तो नहीं रहा है। तो इसलिए उस वक़्त भी मेरा अपने बामसेफ के साथियों से कहना था कि भाई पॉलिटिकल क्लाउड के बगैर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए तो दूसरी बार मैं महाराष्ट्र में 94 में आया, तो और जब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ, कोल्हापुर ज़रूर जाया करता था, तो मैंने छत्रपति शाहू महाराज के स्टैचू पर माला अर्पण करने के लिए गया। तो उधर जो कुनबी लोग हैं, तो वो उधर चिल्ला रहे थे कि भाई शाहू के नाम पर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पूना यूनिवर्सिटी के बनाने में उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए पूना यूनिवर्सिटी का नाम दे देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई होना तो चाहिए, पर इधर तो अभी लहर चल रही है कि हो शक्त नहीं। तो ये हो शक्त की लहर में तो ये होना मुश्किल है। लेकिन इतने में बाल ठाकरे उधर गए, उन्होंने कहा कि पेपरों में आ गया कि कांशीराम को इन लोगों ने। तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है, अगर बाल ये आज तो ठाकरे इस हालत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ये करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहाँ हो शक्त की लहर चल रही, हो शक्त नहीं लहर चल रही है, तो वहाँ तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो इसलिए मैंने जहाँ छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह मैं कभी कभी विज़िट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हज़ारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके
तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्ति नहीं, हो शक्ति नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्ति नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्ति है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंट्रल वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके क्योंकि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटे आंदोलन अपना हो शक्ति नहीं आंदोलन ना शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर तमन्ना सच्ची है तो हो सकता है, अगर तमन्ना झूठी है सुपरफिशियल है तो हो सकता नहीं है। इसलिए साथियों, तो इस आधार पर मैंने आपसे कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करके तब हम राजनीति में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ही मैंने ये बात शुरू की, लेकिन मुझे लगा कि अभी हो शक्ति नहीं है, इनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। हो शक्ति की लहर मजबूत है, और आज तो इतनी मजबूत है कि आज तो मैं काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महाराष्ट्र में हो शक्ति नहीं की लहर का मुकाबला करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनने वाले हैं ये सोचते होंगे कि भाई जो हो शक्ति नहीं की लहर बन गई है महाराष्ट्र में, तो इसको छोड़ना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे, ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे। क्यों नहीं सोचते होंगे? क्योंकि वो भी हो शक्ति नहीं से प्रभावित हैं। आज भी जो मेरे सामने बैठे हैं सुन रहे हैं, वो ज़्यादा क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोगों ने एजेंडा रखा मेरे सामने अपना, आप लोगों ने मेरे सामने अपना एजेंडा रखा है। उस एजेंडे से मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक प्रभावित हैं हो शक्ति नहीं लहर से, जो बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में चल रही है। उसके प्रभाव के कारण आप ऐसा एजेंडा बनाते हैं। जो मैंने एजेंडा बनाया हो शक्ति का एजेंडा, तो मैंने जब
लोगों को तैयार किया। जब मुझे लगा कि भाई ये चमचों के चमचे मुझे कामयाब नहीं होने देंगे, बड़े बड़े अधिकारी बहुशक्त लहर कामयाब नहीं होने देंगे, तो मैंने साधारण लोगों को पकड़ा, समाज को पकड़ा, समाज को रजामंद किया कि भाई आप अगर इस लहर को बनाना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, हुनर होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी चाहत है कि हऊ शक्ति की लहर बनानी है तो आप मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप मुझे मीटिंग में बनाते हैं, तो मीटिंग में बुलाते हैं तो तालियां बजा के चले जाते हैं। सिर्फ तालियां बजाने से तो हऊ शक्ति की लहर नहीं बन सकती। इसलिए आप मुझे किसी मीटिंग में बुलाते हैं तो मेरी मीटिंगें खरीदना शुरू करो। तो पहले मेरे वजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 12-12 हज़ार में हर रोज़ मेरी एक मीटिंग कोई ना कोई जगह के लोग खरीदते थे। ऐसे 100 मीटिंगें मैंने 12-12 हज़ार में बेची तो 12 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। और फिर मैंने कहा कि यार आखिरी वक्त पर एक एक दिन में 3-3 मीटिंग मेरी बिकती थी। तो मैं बोला भाई 3 मीटिंग बिकती हैं तो आप मुझे 36,000 रुपया देते। अब 36,000 तो मेरी, इसलिए मेरी मीटिंग आप 52 साल मेरी उम्र हो गई है, वेट के हिसाब से नहीं, अभी मेरी उम्र के हिसाब से खरीदो। तो पहली मीटिंग मेरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 52,000 में बिकी। मैंने बोला कि 52,000 रुपया, 52,000 लोग सामने होने चाहिए और 3,000 लोग बाइसिकल पर आए। तो इस तरह से एक सोच बनाकर उसको बढ़ाना शुरू किया। और मैंने उनसे कहा कि भाई एक तो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और तुम लोग धीमी गति से चल रहे हो, तो अगर 12-12 हज़ार में मेरी मीटिंग करोगे तो कई साल लग जाएंगे, इलेक्शन तो निकल जाएगा। तो 89 का इलेक्शन आया। 89 के इलेक्शन में हमारी और कांग्रेस की टक्कर थी और कांग्रेस को हम, जो हमेशा जीता करती थी, हर इलेक्शन जीता करती थी, तो मैंने इलाहाबाद में खुद खड़ा होकर कांग्रेस को हराया। खुद तो नहीं जीता लेकिन कांग्रेस पार्टी को हराया। उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत कुछ किया है। हम कहते थे कि कांग्रेस ने नहीं, ये फुले शाहू अम्बेडकर ने किया है, तो इसलिए इनकी लहर को हम बढ़ाना चाहते हैं, अपना के चलना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी को 92,000 वोट इलाहाबाद में पड़े और मुझे 86,000 पड़े, वीपी सिंह को 2,01,000 पड़े, तो उस वक़्त कांग्रेस हार गई। तो उसके बाद कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बदला कि ये लोग अब कांग्रेस को हराने लायक तो बन गए हैं लेकिन जीतेंगे कभी नहीं। ये अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अम्बेडकर खुद कभी पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका, खुद कभी लोकसभा में नहीं पहुंच सका, तो इसलिए, और इनके लोग, अम्बेडकर के लोग छोड़कर तो आज कांग्रेस के चरणों में हैं, आज तो बापू के पास पहुंच गए हैं, बाबा वाले। तो इसलिए ये लोग कामयाब नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त तक मैंने 42 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया था। 89 का चुनाव मैंने 42 लाख रुपए से दिमाग और हुनर लगाकर हमने 2 MP जिताए और 15 MLA और 6% से ज़्यादा वोट लेकर पार्टी को मान्यता प्राप्त की।
तो इस तरह से उसके बाद आज तक कांग्रेस ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कह सकी है। पहले वो कहती थी कि ये कांग्रेस आखिर जीती तो कांग्रेस ही है। उसके बाद जब कांग्रेस को हराने लायक हम बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि ये वो भी 89 तक कि इनका खाता नहीं खुलेगा। हमने 2 MP जिताकर पार्लियामेंट में खाता खोला और 15 MLA जिताकर असेंबली में खाता खोला। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके हमने राजनीति में हम आगे बढ़े। और जब राजनीति में आगे बढ़े तो आज मैं 4-5 सूबों में सरकारें क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि अगर हमें महाराष्ट्र की लहर का मुकाबला करना है तो हमें कई सूबों में सरकारें बनाना जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र में पैसा बहुत खर्च होने लगा है। हर पार्टी बाबा बाबा करने वालों को खरीदती है। अब मैं सोच रहा हूं कि हमें भी इनको खरीदना होगा, हमें भी इनको खरीदना होगा। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।